हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हमने अगस्त मंथ का पॉलिटी का एक पार्ट पूरा कर लिया है। अब हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मेरा तरीका पता ही है कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे। अपने को क्या करना है कि सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे अपन, और साथ के साथ रिवीजन भी करते जाएंगे। कल का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, तो अपन एक बार टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अंदर है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या खास चीज़ें हैं, देखो। इसमें से जो चीज़ें याद रखने लायक है वो एक तो सुप्रीम कोर्ट का केस रिलेटेड है इससे, 2017 का केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सेकंड, इसमें एक जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, याद रखना किसकी थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में, आओ कहीं पे भी आता है कि जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी रिलेटेड थी डेटा प्रोटेक्शन लॉ से, उसका ड्राफ्ट रेडी करने के लिए, तो बिल्कुल ये आंसर सही है, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। उसके अलावा पहले पीडीपी यानी क्या नाम है, डिजिटल मतलब डेटा प्रोटेक्शन लॉ पहले था, उसको एक बार विड्रॉ कर चुके हैं। उसके अलावा इसमें से क्या खास चीज़ें, तो एक तो डेटा प्रिंसिपल होता है, एक डेटा फिड्यूशरी होता है, एक सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी होता है। डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा होता है वो डेटा प्रिंसिपल है, उसके पास राइट्स होते हैं, उसकी भी ड्यूटीज़ होती हैं। डेटा फिड्यूसरी कौन होता है, जो जिसके पास हमारा डेटा पड़ा है। जैसे मैं हूँ, मेरा डेटा है तो मैं डेटा प्रिंसिपल हूँ, और मेरा डेटा अगर किसी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी जो बॉडीज़ के पास है, तो उसको उनको डेटा फिड्यूसरी बोलेंगे। उनको अपने डेटा को, हमारे अपने डेटा को सेफ रखना होगा, और उस डेटा को मतलब मेंटेन करना है, और वो रिकॉर्ड्स को तब तक ही रख सकते हैं जब तक कि उनके पास उनका पर्पज़ यूज हो जाए, स्पेसिफिक पर्पज़ मेट हुआ, उसको उनको स्टोर को डिलीट करना है। उसके अलावा उसको मतलब उनको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है उसके अलावा स्टोरेज तभी तक मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। उसके लिए हमारा जो भी प्राइवेट डेटा उनके पास पड़ा है, उस डेटा के ऊपर उनको सेफ गार्ड भी रखना है। इसके अलावा इसमें एक खास है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, DPBI बोलते हैं, उसके अंदर याद रखना जो बोर्ड मेंबर से 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे, उनका रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। उसके अलावा इसकी अपील किसके पास जाएगी, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। ठीक है, और ये इसका कौन सा आर्टिकल इससे लिंक है, तो आर्टिकल 21। ठीक है, ये बहुत है, इसके लिए आज के लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद एक यूरोपियन लॉ का, यूरोप के अंदर जो बना हुआ यूरोपियन यूनियन का, वो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जबकि इंडिया के अंदर जो आ रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेन टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल लॉ। आपको पता है कि हम ब्रिटिश लॉ को इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, जब से आप मतलब जैसे मेरा भी जब से जन्म हुआ है, आपने भी देखा होगा। तो अपन कब से इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है वो अपना खुद का नहीं है, हमने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाया है CRPC, और जो इंडियन पिनल कोड है, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये सब बहुत पुराने हो गए हैं। और जब देश आज़ाद होने से पहले के लॉ ये सब है, तो उस टाइम पे बने हुए लॉ को अब हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो अब भी फाइनली 2023 में बिल आया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ध्यान तो देना है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मंथ में इसका एक्ट आ जाएगा, तो अपन एक्ट को और अच्छे से पढ़ेंगे, नो डाउट। बट इसको आप थोड़ा बहुत समझ लो, समझने के पर्पज़ के लिए कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो पहला, इंडियन पिनल कोड 1860 में था, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसकी जगह आ रहा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 की जगह भारतीय साक्ष्य बिल जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, उसकी जगह 1872, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य बिल 2023 आ रहा है। इन बिल की ज़रूरत क्या है, तो हमको कोर्ट के अंदर अभी लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेज है, उनको अपने को एड्रेस करना है इसके लिए। उसके अलावा जस्टिस डिलीवर करना है टाइमली, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लॉ के अंदर कॉम्प्लेक्सेशन है, उन चीज़ों को दूर किया जाएगा। इस जो नए बिल्स आए हैं 2023 के लिए, जो इन 3 बिलों के अंदर, उसको दूर किया जाएगा, उससे टाइमली डिलीवरी मिलेगी जस्टिस की। उसके अलावा कन्विक्शन रेट इंक्रीज, क्योंकि क्या होता है कि अभी आपको पता है कि अंडर ट्रायल्स इतने हैं, उसकी जगह कन्विक्शन रेट को अगर बढ़ाना है तो अंडर ट्रायल्स को कम करना होगा। तो उसके लिए अपने लॉ के अंदर थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सेशन है उनको दूर करना पड़ेगा। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भी इवोल्यूशन हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया है, उसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद कॉलोनियल लेगेसी को भी समाप्त करने की ज़रूरत है। हम अभी हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स से भी ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं, हम अभी अमृतकाल मना रहे हैं अपने देश का, और अभी भी हम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो ये कितनी दुखद घटना है इंडिया के लिए।
तो इसलिए अब नाउ इट्स टाइम टू चेंज। अभी हमने न्यू पार्लियामेंट का मतलब अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। राजपथ की जगह हमने कर्तव्य पथ नाम रखा है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो मतलब उनके नाम से नामकरण किया गया उनके उस रोड को, जो जेपी पंत नगर था। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि अभी वी हैव टू गो अहेड फ्रॉम ब्रिटिश लेगेसी। चलो अब अपन पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि इंडियन जो अपन भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, किसके अगेंस्ट आई है? इंडियन पिनल कोड 1860 1860 के अगेंस्ट आई है। तो पहले वो इंडियन पिनल कोड, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी और कोई भी आरएस के स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। वहाँ एक छोटा सा पॉइंट दे देते हैं कि इससे क्यों से रिलेटेड है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इन 1834 के अंदर क्या हुआ था? फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। आपको बताओ मैक्यूले कौन था? तो इंडिया जो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक चार्टर एक्ट 1833 आया था, उसके अंदर क्या हुआ था कि एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया था। हमारी जो कार्यकारी परिषद में एक लॉ मेंबर को और एडिशनल लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया था। और पहले लॉ मेंबर कौन थे इंडिया के? लॉर्ड मैक्यूले। तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, और उनका काम, वही पहले लॉ मेंबर थे। और उसके बाद ही 1834 में फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैक्यूले। टू एग्जामिन द जुरिस्डिक्शन पावर एंड रूल्स फॉर द एग्जिस्टिंग कोर्ट्स एज वेल एज द पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड लॉ इन्फोर्स इन इंडिया। उस टाइम पे जो भी सिचुएशंस को देखने के लिए, पावर और एग्जिस्टिंग कोर्ट्स और उनको एग्जामिन करने के लिए, उनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए लॉर्ड मैक्यूले को चेयरमैन बनाया गया था और लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अभी चलो ये तो हो ही गया। उसके आगे उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया था इंडियन पिनल कोड इन 1837। ठीक है, 1837 में जब उन्होंने किया, उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट आ गया था, इस कारण ये चीज़ डिले हो गई थी। वो जो ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया था, उसके बाद इट वॉज इनेक्टेड इन 1860 के अंदर इसको इनेक्ट किया गया। एंड फाइनली 1862 1862 के अंदर ये इम्प्लीमेंट यानी केम इनटू फोर्स आ गया था। पर कोड तो यही रहेगा, इंडियन पिनल कोड 1860 ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल में फोर्स में कब आया था? 1862 में। कौन थे इसके चेयरमैन? कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड मैक्यूले। फर्स्ट लॉ कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? 1834 में। और पहला लॉ मेंबर कब बना हुआ था? चार्टर एक्ट 1833। अभी आपको पता है यूपीएससी ने एक क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था? जब एक तो गवर्नर जनरल बना था जो बंगाल का, उसको इंडिया के गवर्नर जनरल में कब कन्वर्ट किया गया था? ये क्वेश्चन अभी जस्ट मतलब 2023 वाली जो मई वाला एग्जाम था उसके अंदर आया था। तो यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग, तो वी हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स। थोड़ा स्पीड से चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट अंडरवेंट सेवरल अमेंडमेंट, उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट आते गए। और अभी न्यू बिल जो 2023 में आ रहा है, उसका काम क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथ मजबूत करना, लीगल प्रोसीजर को स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत करना। उसके अलावा एग्जिस्टिंग लॉ जो कि कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से एग्जिस्टिंग लॉ रिलेवेंट है उनको फॉलो करना। अब उसमें इस बिल के अंदर जो अभी नया जो बिल आया है 2023 वाला, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है? तो उसमें सेडिशन को आर्टिकल 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड को हटा दिया है बिल्कुल ही। और उसकी जगह क्या चीज़ों को पेनलाइज किया गया है? अगर किसी व्यक्ति ने आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह करने का कोशिश किया है, या ऐसी कोई एक्टिविटी की है जो हमारे देश की और हमारे मतलब इंडिया की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, या कोई ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए पेनल प्रोविजंस को डाला गया है। लेकिन उसके अंदर जो ये अपन बोल रहे हैं कि भाई हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया की इंटीग्रिटी यूनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आर्म सशस्त्र विद्रोह सिचुएशन वाले एक्ट कर रहे हैं, तो उनके केस में क्या होगा? मतलब ये कैसे पता चलेगा? तो इन ऑफेंस में इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। अगर कोई बोलकर, कोई साइन दिखाकर, कोई ऐसा साइन दिखा रहा है जिसके कारण ये इंडिया की इंटीग्रिटी को नुकसान हो रहा है, इंडिया की मतलब हार्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, ईमेल हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी, और द यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, किसी भी फाइनेंशियल मीन्स से अगर ऐसा हो रहा है, तो इट विल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक फाइन, उसके साथ में फाइन भी लगेगा। ये याद रखना, अपने को याद रखना है कि अभी सेडिशन का लॉ हटाने वाले हैं, अभी हटा नहीं है, बट इस बिल में हटाने का प्रावधान है। उसके बाद टेररिज्म एज एन ऑफेंस। अब इसमें एक थोड़ा सा आप गेम देखना, इन्होंने क्या बोला है? टेररिज्म को ऑफेंस तो बता दिया है। बिल डिफाइंस टेररिज्म एज एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जो कि जनरल पब्लिक के नुकसान के लिए है। लेकिन यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं वापस जूम कर रहा हूँ।
टेररिस्ट एक्ट इंक्लूड आपको पता है कि टेररिस्ट एक्ट इंक्लूड मतलब इसका मतलब ये कि इन्होंने पूरा डिफाइन नहीं किया है इसके अंदर। अब ये चाहे तो और चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ होता है टेररिस्ट एक्ट मीन्स का मतलब होता है कि भाई ये जो 3 लाइनें दे रखी है वही अर्थ है। इंक्लूड्स का मतलब ये 3 लाइनें तो है ही, उसके अलावा ये भविष्य में और उसके अंदर भी और चीज़ें ला सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इंक्लूड और मीन्स का क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझ लो। अभी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स कर रखा है, तो सिंपल उसके अंदर कोई बॉम्ब्स या कोई हजार्डियस सब्सटेंस, बायोलॉजिकल, केमिकल, उसके कारण अगर पब्लिक की और मतलब पब्लिक की जो जान को अपन नहीं बोलते, पब्लिक की लाइफ को खतरा पहुंचता है। उसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना और इसेंशियल सर्विस को डिसरप्ट करना, एक्टिविटी इंक्लूड इन द ट्रीट, और उसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटी और जो प्रिवेंशन अपन नहीं कहते कि यूएपीए एक्ट 1967 का है उसके अंदर अगर किसी के मतलब एयरक्राफ्ट को सीज करना, उसके अलावा होस्टेज करना, जैसे अपन ने सुना ही है कि इस एयरक्राफ्ट को होस्टेज को पकड़ लिया है, तो ऐसा कुछ भी है तो वो टेररिस्ट एक्ट की मतलब टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। बस एक छोटा सा चीज़ इसमें लिखा हुआ डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, कि अगर प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये इसकी लिमिटेशन भी बन गई है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे ले लिया है ऑर्गेनाइज क्राइम एज एन ऑफेंस। उसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या होता है, अब मैं 2 चीज़ें समझाता हूँ। एक तो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर मल्टीपल माइंड इन्वॉल्व है, मतलब एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, उसके पूरा स्ट्रक्चर्ड है सिस्टम, जिसके अंदर क्या अपन जिसको बोलते हैं रैकेट, जो अपन हिंदी में या अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि रैकेट चल रहा है ये सब, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज ऑफेंस। उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आता है, फाइनेंशियल स्कैम, एक्सटोर्शन, साइबर क्राइम, बहुत सारी चीज़ें, किडनैपिंग बोलते हैं, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है। और जो ड्रग्स वाला रैकेट है ये सब, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। अनऑर्गेनाइज क्राइम मतलब जिसमें एक व्यक्ति ने किसी की मर्डर कर दिया, किसी की डेथ कर दिया, तो वो अनऑर्गेनाइज क्राइम है। उसमें मल्टीपल माइंड्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई मल्टीपल माइंड्स है, मतलब बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है और उसको किसी दूसरे देश में पहुंचाया जा रहा है, तस्करी की जा रही है, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम की काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, तो उसको भी कवर करता है अपना जो ये बिल है। उसके अलावा पोटेंशियल इम्पैक्ट देखो, अभी पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब इन्होंने क्या क्रिमिनल एक्टिविटी में लीड टू देयर, अब पोटेंशियल इम्पैक्ट किस किस पे पड़ा है, एक तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सबवर्जिव एक्टिविटी माइट इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिक, यानी अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी टाइप की क्रिटिक की है जो कि नेशन के इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। और टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर अगर आप किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी में इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी में काउंट किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है, जिससे पब्लिक को हार्म पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये इसकी एक तरह से लिमिटेशन है और ये इम्पेक्ट पड़ा है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव डाल दिया है। उसके अलावा एनहांस पुलिसिंग पावर्स, एनहांस डिस्क्रिशनरी एक्शन टेकिंग पावर्स ऑफ पुलिस पर्सनल में इंक्रीज द स्कोप ऑफ फॉर आर्बिट्रेरी पुलिस एक्शन। कितनी बार, अब जैसे टेररिस्ट एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का सीजर, अगर किसी ने व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं भी पहुंचाया है लेकिन उसको अगर टेररिस्ट एक्ट में कवर कर लिया जाएगा उस डेफिनेशन में, तो उस पर कौन सा एक्ट लग जाएगा, ये वाला एक्ट लग जाएगा। तो इस तरह जो निर्दोष व्यक्ति है उनको भी दोषी बनाया जा सकता है। डिले इन एग्जिस्टिंग ट्रायल्स, और एग्जिस्टिंग ट्रायल्स में डिले हो सकता है क्योंकि पहले तो केसेस बहुत सारे पेंडिंग है और अब इसमें इंटरप्रिटेशन को भी क्लियर अभी तक इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ है, तो उसके कारण डिले हो सकता है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, ये किसके लिए आई है, CRPC 1973 के अगेंस्ट आई है, उसको रिपील करने के लिए। उसका बैकग्राउंड ही पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले 1882 में, ये भी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसी की देन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1882 में पहली बार इसको इनेक्ट किया गया था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए थे 1898 में, 1923, 1955 में, और फाइनली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये याद रखना लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी 41th रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के हिसाब से इसमें सिग्निफिकेंट रिवीजन किया गया और जिसका क्रिएशन ऑफ CRPC 1973 बना है। और अब एक छोटी सी चीज़ कि 1973 उस टाइम देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के चल रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 41th रिपोर्ट लॉ कमीशंस की है, उसके हिसाब उसकी रिकमेंडेशन पे आया है CRPC एक्ट 1973, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इस बिल के जो अभी अपन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उसके अंदर मेजर प्रोविजंस कौन कौन से हैं, तो अंडर ट्रायल्स को डिटेन करना, कि
कोई व्यक्ति अगर अंडर ट्रायल है तो उसको डिटेन करना। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ इसके अंदर सिंपल। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, पहले क्या था कि कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल चल रहा है तो उसको बेल मिल ही नहीं रही थी, बट इसके अंदर एक अच्छा सा प्रोविज़न लेके आए हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब अंडर ट्रायल है और उसने कोई भी सज़ा, जो मैक्सिमम सज़ा है उसका अगर 1/3 उसने काट लिया है तो उसको बेल मिल सकती है। पहला पॉइंट। अगर उसने जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधी सज़ा उसने अगर ऑलरेडी काट ली है अभी तक और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। उन्हें पर्सनल बॉन्ड की, उसकी पर्सनल बॉन्ड पढ़ने में कि मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी आधी सज़ा तो काट ही ली है, 1/2 सज़ा पे आपको बेल मिल सकती है। लेकिन ये अप्लाई किस पे नहीं होगा, एक तो डेथ पेनल्टी के टाइम पे और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में, क्योंकि उस टाइम पे आधी सज़ा कुछ है नहीं। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो आधी सज़ा तो कुछ अपन बोल नहीं सकते ना कि कितनी है आधी सज़ा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी जैसे चोरी की है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे चोरी की है उसके 3 साल की सज़ा है और ऑलरेडी उसने 1/3 1 ईयर निकाल लिया है और अभी तक ट्रायल चल ही रही है, तो अब वो बेल पे जा सकता है। आधी सज़ा निकाल दी है तो अब उसको रिलीज़ भी किया जा सकता है। उसके बाद ट्रायल इन इलेक्ट्रॉनिक मोड है, अब इलेक्ट्रॉनिक मोड पर भी ट्रायल हो सकती है। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है। रेप वाले केसेज, अगर ऐसा कोई भी केसेज है तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन अलाउड है। पुलिस अगर रिक्वेस्ट करती है पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे तो ऐसा होगा। उसके अलावा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर मतलब इट मैंडेट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंस, अगर कोई भी ऐसी ऑफेंस है जो कि 7 साल से ज़्यादा की है इम्प्रिजनमेंट की, तो उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी उसके लिए अलाउ की जा सकती है। और तो उस मैंडेटरी है कि उस केस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है, अगर कोई केस ऐसा है जिसके अंदर 7 साल से ज़्यादा की जेल है। ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा इफ़ ए स्टेट, अगर किसी स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो उसको यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी सच फैसिलिटी, कि वो दूसरे स्टेट में जाके भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है अगर 7 साल से ज़्यादा का जेल का केस है तो। उसके अलावा सिग्नेचर और फिंगर इम्प्रेशन, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर सिग्नेचर और जो फिंगर इम्प्रेशन है वो अगर व्यक्ति अरेस्टेड है या नहीं है, अगर ज़रूरत है तो फिर उसका कलेक्शन किया जा सकता है। टाइमलीनेस, एक टाइमलीनेस भी डिसाइड की जाएगी इसके अंदर कि भाई जजमेंट कितनी है, इतने टाइम में जजमेंट देनी है, इतने टाइम में इसका रूल आउट करना है। ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, अगर कोई ऑफेंडर नहीं है उसके एब्सेंस में ट्रायल। इट प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ट्रायल एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, ए पर्सन जो कि अक्यूज्ड है ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स और डेथ एंड फेल्स टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस ए स्पेसिफाइड बाई कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो 10 साल के लिए किसी ऐसे क्राइम के लिए अक्यूज्ड है जो कि जिसमें जेल की सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा की है या डेथ पेनल्टी है और वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ है, तो भी उस केस में भी ट्रायल की जा सकती है और जजमेंट सुनाई जा सकती है। ठीक है। स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट, पहले क्या होता था कि डेथ पेनल्टी को छोड़ दिया जा सकता था, लेकिन अभी इस बिल में बोला है कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 7 साल की पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बस ये स्टॉपिंग पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट, जो पॉलिटिकल वेवर ऑफ पनिशमेंट है उसको स्टॉप कर दिया गया है। अभी इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि अभी तक किसके लिए बोला है। क्या प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, बट इसके अंदर एक्ट के अंदर लेकर आए हैं या नहीं लाए हैं ये सब चीज़ें बाद में पता चलेगी। अभी कुछ इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। इसके इम्पेक्ट क्या होंगे, जल्दी से केस डिस्पोज होंगे, टेक्नोलॉजी का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइट्स, विक्टिम्स के जो राइट्स है उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा क्योंकि लीगल रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर फेयरनेस आएगी और डिटेंशन पीरियड इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को द पीरियड ड्यूरिंग विच अरेस्टेड पर्सन कैन बी सेंड टू पुलिस कस्टडी हैज़ बीन एक्सपांडेड, कि डिटेंशन पीरियड को बढ़ा दिया गया है। और इसके लिए उन्होंने सिंपल प्रोसीजर अंडर ट्रायल वाला अभी मैंने बताया था कि अगर आधा हो जाता है तो रिलीज कर सकते हैं, और बेल पर कब जा सकता है जब 1/3 सज़ा काट ली हो मैक्सिमम पनिशमेंट की, और वो अप्लीकेबल नहीं है ये दोनों चीज़ें। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ सेंटेंस है तो फिर उस टाइम पे 1/3 भी कर लो और हाफ भी कर लो तो भी कोई बेल और रिलीज का कोई प्रोविज़न उसमें नहीं डाल रखा है। वो जज मतलब जो हमारे जजेज है ऑनरेबल जज वो डिसाइड करेंगे। चलो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये किसके अगेंस्ट में आया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो होता है सब्सटेंसिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंसिव लॉ का मतलब होता है कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उनको बोलते हैं सब्सटेंसिव लॉ, और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं जो कि मतलब एनफोर्सिंग राइट्स और ऑब्टेनिंग, जो अपने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो कोड्स आए हैं वो उनको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ।
ठीक है। तो इन दो अभी समझो बात को। एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1872 विद ए व्यू टू कंसोलिडेट द रूल रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कुड कम टू एन कंक्लूजन, और उसके बिहार पे जजमेंट सुना सकता है। जो एग्जिस्टिंग लॉ डज नॉट एड्रेस द, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं जोड़ा नहीं है। जैसे कि अभी जैसे ईमेल वाले रिकॉर्ड्स है, व्हाट्सअप रिकॉर्ड्स है, उसके अलावा सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, सारे प्लेटफॉर्म्स के जो सोशल रिकॉर्ड्स है उनको अभी इन्होंने एविडेंस के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अब देखो इस बिल के मेजर प्रोविजन सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस, इट प्रोवाइड्स दैट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स विल हैव द सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड। समझना बात को कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस के रूप में मान लिया गया है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर सारे, जैसे कोई अगर मेमोरी के अंदर भी रिकॉर्ड्स है या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस में है, उसके अलावा ईमेल, सर्वर, लॉग, स्मार्टफोन्स या कोई भी ऐसी लोकेशनल एविडेंस और वॉइस मेल कहीं पे भी है तो उसको एविडेंस माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट में रह के कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा। उसके अलावा जॉइंट ट्रायल्स, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऑफेंस के लिए दोषी पाया जाता है, उसको अक्यूज माना जाता है और उसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति भी अक्यूज प्रूव हो रहा है, तो उस दोनों के ऊपर जॉइंट ट्रायल का भी प्रावधान डाला गया है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अभी और मैं बता रहा हूँ इसके इम्पैक्ट क्या होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज का एक्सपांशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बहुत यूज हो रही है, तो उनके एविडेंस को लाना बहुत ज़रूरी था। और इशू प्राइवेसी पर, इसके अंदर सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि प्राइवेसी इशू, क्योंकि व्हाट्सअप रिकॉर्ड्स अगर उठाए जाएंगे तो अपनी प्राइवेसी का भी खतरा है। चलो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके अलावा बस इसमें इतना सही दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रोविज़न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो पहले तो बिल थे, अभी ये भी बिल ही है, लेकिन अपने को इसको पढ़ना है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, कंडीशन एंड सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 आ चुका है और इसकी ये बिल लेकर आए हैं। अब ये एक बनेगा नहीं बनेगा ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं जो कि हम टाइम के साथ पढ़ लेंगे। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अभी हम ये पढ़ते हैं कि ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल लिंक है, तो आर्टिकल 324 से 329। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अपने को ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेगी। एक तो आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 323, इसका पार्ट कौन सा है 15, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 तक कवर है। इससे आपको सेक्शन भी इमीडिएटली याद हो गया कि हाँ चलो आप अब अपने माइंड ऐसे काम करना चाहिए कि अपन वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। अब रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द चीफ, ये जो बिल उन्होंने राज्यसभा में यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अब सुनो मेरी बात, इट रिपील्स द इलेक्शन कमीशन, जो 1991 वाला जो था उसको रिपील करेगा। उसके अलावा बिल का उद्देश्य क्या है, अपॉइंटमेंट, कंडीशन एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर की टर्म्स है उनको डिसाइड करना है और रेगुलेट करना है, ठीक है। अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। अभी एज पर आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच एज ऑफ नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में डिसाइड। कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर के अंदर एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर जो कि प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइडेड होंगे, वो सब चीज़ें आती है। दूसरा चीज़, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, याद रखना, अनूप बारावल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है। उसमें डिक्लेयर किया गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपॉइंटमेंट कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट को, मतलब अभी एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुन लो एक बार। अनूप बारावल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उसके अंदर क्या है कि उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट, अगर पहले तो क्या था, प्रेसिडेंट चाहता तो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को अपने इच्छा अनुसार अपॉइंट कर सकता था, बट जो कि ये वाला केस है इस वर्डिक्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट को किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, एक कमेटी की। और कमेटी में कौन कौन होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके अलावा अभी जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लॉ, अभी कोई अपोजिशन नहीं है, तो उस केस में जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है लोकसभा के अंदर, उसके जो लीडर होगा वो, जो कि हमारे राहुल जी गांधी है, ठीक है। टिल दिस, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, till this Supreme Court ruling, Election Commission and Chief Election Commissioner had been appointed by the President after recommendation from the government। और जब तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, मतलब ये रूलिंग आने से पहले क्या होता था, जो CEC और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन ले ली जाती थी और उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे। लेकिन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ये जो कमेटी है वो डिसाइड करती थी और उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। लेकिन नाउ अभी जो नया बिल आया है उसको थोड़ा समझ लो, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है। लेकिन
समझना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमीशन CEC और अदर इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी के मतलब जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, एक तो प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर की तरह एज ए मेंबर। लेकिन अब सोचो आप, इसके अंदर से पहले तो क्या था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन अभी उसको हटा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें से हटा दिया है। तो इससे क्या होगा, एक तो इंडिपेंडेंस का खतरा हो जाएगा। आपको मैं लिमिटेशन साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। एक तो मतलब इंडिपेंडेंस को खतरा चला जाएगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी अभी जो पावर में चल रही है वो उन्हीं की रूलिंग पर बेस्ड होगा इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट। ठीक है। अब अगर लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो लिखा हुआ है सेम लाइन की भाई सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर को अज्यूम किया जाएगा उस रोल पे। अब उसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई है। सिलेक्शन जो कमेटी है उनके पास क्या मतलब, सिलेक्शन कमेटी के पास जैसे एक मैं आपको समझाता हूँ। सिलेक्शन कमेटी के अंदर तो 3 मेंबर हो गए, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। तो उन जो सिलेक्शन कमेटी है उनके पास 5 ऐसे व्यक्तियों का नाम भेजा जाएगा जो सर्च कमेटी डिसाइड करेगी ये व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक है। तो हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। और उस सर्च कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी एंड 2 अदर मेंबर्स होंगे जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सब सर्च कमेटी में वही मेंबर है, सिलेक्शन कमेटी में ही वही मेंबर है। इट विल प्रिपेयर ए पैनल ऑफ 5 पर्सन्स और द कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ HCAC। वो ये क्या करेंगे, एक 5 पर्सन्स का एक पैनल बना देंगे। इन 5 पर्सन्स में से डिसाइड करना है किसको, सिलेक्शन कमेटी को इन 5 पर्सन में से किसी एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और 2 को इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी चाहे तो उसके अलावा किसी और व्यक्ति को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। मतलब सर्च कमेटी का भी ज़्यादा कोई रोल नहीं रहा है। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। साथ के साथ समझते जाओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होगी। तो जो कि होल्डिंग और हैव हेल्ड ए पोस्ट इक्वल रैंक ऑफ सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो सेक्रेटरी रैंक की व्यक्ति है उनको आप अपॉइंट कर सकते हो। और सच ए पर्सन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का उनको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस के अंदर CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शेल होल्ड ऑफिस। टर्म कितनी होगी, 6 साल और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। याद रखना रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है CEC और EC। और जहाँ पर EC को अपॉइंट किया गया है CEC के रूप में, इलेक्शन कमिश्नर को ही बना दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो दोनों की कलेक्टिव, जैसे एक कोई बंदा है, जैसे मैं हूँ, मुझे इलेक्शन कमिश्नर बना दिया और मुझे ही वापस चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है, तो मैंने अगर इलेक्शन कमिश्नर होते हुए 5 साल स्पेंड कर दिए तो मैं 1 साल और बन सकता हूँ बस, और मैं वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होऊंगा। टोटल टर्म 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच इज एल्डर। ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस कितनी है, जो मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर सैलरी होगी। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन का तो सेम ही रखा है कि CEC को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस इन ए मैनर। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके सिमिलर ही रिमूवल किया जा सकता है। और ये किसके, जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होगा, और जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर किस पर बेसिस होगा, जिस पर एक मतलब अपने पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, उसके बेसिस पर ही प्रेसिडेंट ये काम करेंगे। और रिजोल्यूशन का आपको पता ही है कि स्पेशल रिजोल्यूशन का रूल क्या है कि एक तो जो सबसे पहले उसके अंदर जो अपनी टोटल स्ट्रेंथ है हर हाउस की, उसकी मेजोरिटी प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटेड मेंबर है उनका 2/3 सपोर्ट के बाद उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद एन इलेक्शन, एक तो होता है सिंपल रिजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, और एक स्टेट वाइज रिजोल्यूशन जिसमें स्टेट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ये तो ओनली किसके लिए दिया है, CEC के लिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। और इलेक्शन कमिश्नर को अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देता है कि इसको हटा दो तो इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस कुछ भी नहीं है। अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतलब किसी बात पर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में, दोनों के बीच में अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, वो दोनों एक पॉइंट पर अगर डिफरेंसेस जो ओपिनियन क्रिएट हो रहा है तो उसको मेजोरिटी के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। कंसर्न क्या है,
अब देखो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया गया था, इन्होंने चेंज कर दिया और इसके अंदर चीफ जस्टिस की जगह सेक्रेटरी को, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में सेक्रेटरी को डाल दिया है, ठीक है। और जिसको कौन अपॉइंट करेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर। न्यूट्रलिटी को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि रूलिंग पार्टी की डोमिनेंस आ जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन के आगे अलावा भी किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है, तो सर्च कमेटी का तो कोई रोल ही नहीं रहा है। उसके बाद सीईसी और ईसी की इंडिपेंडेंस को भी खतरा है क्योंकि सब इनको क्योंकि जो कमेटी है सिलेक्शन कमेटी, उसमें सारे प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी के लीडर है, प्लस तीसरे मेंबर जो उसको भी कौन डिसाइड करेंगे, रूलिंग पार्टी। तो मेजोरिटी किसकी हो गई, रूलिंग पार्टी की। वे हीट इसका अब आगे क्या सोचना चाहिए इसके, तो इनको इलेक्शन कमिश्नर, देखो सीईसी के बारे में तो रिमूवल के बारे में पूरा प्रोविज़न है, तो इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए भी सेम रूल ही होना चाहिए, ऐसा वे हीट ऐसा होना चाहिए। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच पर काम करना चाहिए और सीनियरिटी प्रिंसिपल पर कि कोई व्यक्ति सीनियर है तो उसको पहले मौका मिलना चाहिए। उसके अलावा मोर कंप्रहेंसिव कंसल्टेशन, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब फाइनली मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ कि ये तो अपन ने पढ़ लिया है टॉपिक, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो अभी वास्तव में काम की है। यूपीएससी, आरएएस या पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ काम आ सकती है कि चीफ मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, अपन जो बोलते हैं कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर। सिर्फ 2 मिनट लूँगा, अभी 30 मिनट्स की वीडियो तो बन चुकी है, 2 मिनट और लूँगा और 2 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। उनका एक काम है कि पार्टी का जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता देना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन मान्यता कैसे देता है, कोई राजनीतिक दल कैसे मतलब नेशनल पार्टी बनेगी, कोई राजनीतिक पार्टी कैसे स्टेट पार्टी बनेगी। तो पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि किसी पार्टी को अगर स्टेट पार्टी बनना हो तो उसकी कंडीशंस क्या है। सिंपल सुनना, ध्यान से सिर्फ सुनना है कि अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है कि उसको कैसे अपन रिकग्नाइज करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ये पार्टी स्टेट पार्टी है, बन चुकी है। तो स्टेट जो लेवल की जो पार्टी है उसको मान्यता कब मिलेगी, अगर, कंडीशन सुनना, पहली कंडीशन है अगर टोटल वोटिंग का 8% उसको मिल जाता है, टोटल वोटिंग का 8% अगर उस पार्टी को मिल जाता है तो वो स्टेट पार्टी बनने लायक है। अगर, सेकंड कंडीशन सुन ला, अगर टोटल जो वोटिंग मिली है उसका 6% प्लस 2 सीटें और अगर मिल जाएं, तो एक तो 6% प्लस 2 सीटें, याद रखना 6% एंड 2 सीटें, तो वो स्टेट इलेक्शन पार्टी बन सकती है। तीसरा, कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और अपन बोलेंगे ये स्टेट पार्टी बन गई है, तो कब बनेगी, एक तो 8% वोटिंग मिल जाए, ख़त्म। दूसरा पॉइंट है या तो 6% प्लस 2 सीटें मिल जाए। तीसरा, अगर 6% एंड एक लोकसभा सीट जीत ले, जो सेकंड वाला पॉइंट था उसमें क्या था, 2 सीटें विधानसभा की थी, और अगर एक लोकसभा की सीट प्लस 6% वोटिंग मिल जाए स्टेट के अंदर, तो मतलब लोकसभा चुनाव में टोटल वोटों का, टोटल जो भी लोकसभा चुनाव में अगर टोटल वोट मिल रहे हैं उसका 6% प्लस एक लोकसभा की सीट जीत जाए तो भी आप स्टेट पार्टी बन सकते हो। उसके अलावा चौथा पॉइंट सुनना, अभी अपन ने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। चौथा पॉइंट है कि विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या की कम से कम 3, अगर विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहे हो आप, उसकी टोटल जो सदस्य संख्या है, जैसे कि अगर राजस्थान में 200 मेंबर है तो 200 मेंबर का अगर 3% सीटें, मतलब 6 सीटें अथवा 3 सीटें, जो मतलब 6 सीटें या मिनिमम तो 3 चाहिए ही चाहिए, या 6 सीटें अगर मिल जाती है तो भी आप स्टेट पार्टी बनने के लायक हो। उसके अलावा अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो उसके अंदर प्रत्येक 25 सीटों पर एक सीट अगर आपके दल को मिल जाती है, 25 सीटों में से एक सीट, तो भी आप स्टेट पार्टी बनने के लायक हो। समझ रहे हो आप। उसके अलावा ये तो हो गया स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी के अलावा नेशनल पार्टी को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसके अंदर सुन लो, अगर कोई दल ऐसा है, जैसे अपन ने अभी स्टेट वाली कंडीशन पढ़ ली है, तो अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, अभी उन्होंने कहा पंजाब के अंदर प्राप्त कर ली है, प्लस अपने दिल्ली में प्राप्त कर रखी है, तो 2 स्टेट हो गए हैं। अगर 2 स्टेट में और प्राप्त हो जाती है तो वो 4 राज्यों में प्राप्त करते ही वो नेशनलाइज पार्टी बन जाएगी। और उनके लिए क्या है, जैसे गुजरात का इलेक्शन हुआ, राजस्थान का इलेक्शन हुआ, जब वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ अगर 8% वोटिंग भी मिल जाती है उनको टोटल वोटिंग की, तो उसके बाद दोनों स्टेट में वो स्टेट पार्टी बन जाएगी, तो 4 स्टेट में बनते ही वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। उसके अलावा पहला पॉइंट समझ में आ गया, नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए। सेकंड, चुनाव में अगर टोटल जो वोट पड़े हैं उसका 6%, 4 राज्यों से 6% मिल जाए लोकसभा चुनाव के अंदर, और 4 सीटें भी मिल जाए लोकसभा की, कितना 6% 4 राज्यों से प्राप्त हो, साथ ही 4 सीटें प्राप्त हो जाए, तो उस टाइम पे भी नेशनल पार्टी बनने के लायक है।
तीसरा पॉइंट, लोकसभा के अंदर कुल सदस्य संख्या का 2% सीटें 3 राज्यों से जीती हो। 3 राज्यों से मिला के टोटल 2% सीटें अगर अपन ने जीत ली है कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या जैसे कि लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर टोटल संख्या कितनी है 545, तो उसका 2%, 545 का 2% कितने हो गया 10 और 11, मतलब टोटल 12 सीटें अगर मिल जाती है 3 राज्यों से तो भी आप नेशनल पार्टी बनने लायक हो, या फिर 4 राज्यों में आप स्टेट दल पार्टी बन जाते हो, या 6% 4 राज्यों से प्राप्त हो जाए प्लस 4 सीटें आपको प्राप्त हो जाती है, 4 सीटें, तो आप बन सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। इससे जो अपन विजन IAS की जो मंथली मैगजीन दे रखा है उसके अलावा ये टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ाने का औचित्य सिर्फ एक ही है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और ये आपके UPSC के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर काम आए, RS के एग्ज़ाम में काम आए, जहाँ पे भी आप PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो काम आए। एक इसमें एक थोड़ा सा नाम याद रखना, राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी, कभी नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूँ, जो अपने इंडिपेंडेंस इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की पहली राजनीतिक पार्टी ऐसी है, नॉर्थ ईस्ट की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिससे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, उसका नाम है राष्ट्रीय पीपुल पार्टी। और 4 राज्य जिसमें इस पीपुल पार्टी ने मतलब स्टेट, और इसको किस हिसाब से नेशनल पार्टी बनी है ये, इसने 4 स्टेट के अंदर अपने आप को स्टेट पार्टी का दर्जा दिला दिया, जिसके कारण ये नेशनल पार्टी बन गई है राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। उसका नाम कौन से 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ 4 स्टेट के अंदर ये स्टेट पार्टी बन गई है, इसके कारण इसको राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। और राष्ट्रीय दर्जा इसको मिला है राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी 2013 के अंदर, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये इसको नेशनलाइज दर्जा मिल गया था 2013 में। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के आधार का मापदंड पूरा करने पर इस पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हुआ। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने पढ़ाने वाइज मुझे कुछ इश्यू लगा है आपको, तो आप मुझे बोलिए, अपन इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। साथ के साथ ही मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अलावा भी, जो कि UPSC वाले PCS वाले एग्जाम्स में आ सकती है, तो वी विल डिस्कस ऑन दिस एंड वी विल डू दिस। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।